हाय, सुहेल दिस साइड एंड एम फ्रॉम कैट मद्रा हजरतगंज लखनऊ। आज मैं बात करने वाला हूँ टीडीएस मैथ्स के बारे में, जिसकी ये पहली क्लास है आज। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीडीएस मैथ्स के बारे में समझते हैं कि टीडीएस मैथ्स होता क्या है और हम इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं और किन किन फील्ड्स में इसका यूज होता है और किस लेवल तक की ये मॉडलिंग या डिजाइनिंग कर सकता है। टीडीएस मैथ्स थ्री डायमेंशनल स्टूडियो मैथ्स। अगर हम इसके यूजेस की बात समझेंगे तो थीडीएस मैक्स इज अ प्रोफेशनल 3D मॉडलिंग एनिमेशन रेंडरिंग एंड विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है, डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क, जिसने कैड को डेवलप किया है। सेम कंपनी ने इसको भी डेवलप किया है। इट इज वाइडली यूज्ड इन आर्किटेक्चर फील्ड में जो यूज होता है फॉर रियलिस्टिक बिल्डिंग विजुअलाइजेशन, गेमिंग में जो आप यूज करते हैं फॉर कैरेक्टर मॉडलिंग एंड इन्वायरमेंट्स, एंड फिल्म्स एंड वीएफएक्स में जो यूज करते हैं वो एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो पॉलीगॉन एंड NURBS मॉडलिंग, पावरफुल रेंडरिंग इंजन लाइक Arnold, rigging and skinning for characters, particle system and simulation, animation tool and keyframe to control, material editor and texturing, camera and lighting। इसके की फीचर्स जो बहुत स्ट्रांग है वो ये आपको मिलेंगे। और इसके यूजेस की अगर बात करें तो ये लोग ज्यादा यूज करते हैं इसको। अच्छा, हम जो डिस्कस करेंगे या जो डिस्कस करने वाले हैं वो आर्किटेक्चर, यानी कि और रियलिस्टिक बिल्डिंग विजुअलाइजेशन, जो आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग ये यूज करने वाले हैं। अगर हम इसका GUI देखेंगे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो जिसमें ऊपर की तरफ आपको टाइटल बार मिल रहा है और मेन्यू बार मिल रहा है, फिर मेन जो टूल बार है वो मिल रहा है। आपको चार व्यूज मिल जाते हैं यहाँ पर, टॉप, फ्रंट, लेफ्ट, पर्सपेक्टिव। साइड में आपको क्रिएट पैनल मिलता है जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है बेसिकली। और टाइम स्लाइडर मिल रहा है, ट्रैक बार मिल रहा है नीचे की तरफ, और कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल रहा है। अगर हम डिस्प्ले कंट्रोल की बात करेंगे, कुछ अगर आप कैड कर चुके हैं तो कुछ चीजें इसमें कॉमन तरीके से चलती हैं, कुछ चीजें अलग होती हैं। जैसे अगर हम डिस्प्ले कंट्रोल की बात करेंगे तो अगर आप माउस में स्क्रॉलर जो बटन है, अगर आप उसको आगे की तरफ करते हैं तो जूम इन होगा, अगर अपनी तरफ कर रहे हैं तो जूम आउट होगा। अगर उसमें एक बटन भी होता है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर में यूज नहीं होता है, इस वजह से जनरली नहीं पता रहता है, लेकिन टेक्निकल सॉफ्टवेयर में यूज होता है। अगर आप उसको पकड़ रहे हैं, मतलब प्रेस कर रहे हैं, और उसको ऐसे प्रेस करते हुए माउस को ड्रैग करेंगे तो पैन हो जाता है, यानी कि स्क्रीन को आप शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हम अंडू की बात करेंगे सो रिवर्स द मोस्ट रिसेंट एक्शन, यानी कि आप इससे बैकवर्ड हो सकते हैं, स्टेप बैक जिसको समझते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ गए तो आप उसको स्टेप बैक कर सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। और रिवर्स मोड में अगर आप रीडू कर रहे हैं कंट्रोल वाई, तो वो आगे की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड मोड में एक्टिव हो जाता है। और 3D रोटेशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू में, इसमें चार व्यूज अभी मैंने आपको दिखाए हैं। तो पर्सपेक्टिव व्यू में हम कोई भी चीज क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं। तो अगर 3D रोटेशन की बात करेंगे तो प्रेस करेंगे ऑल्ट और स्क्रॉलर वाला जो बटन है ना, जिसे पैन करते थे हम लोग, अगर आप उसको प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे, दोनों को होल्ड रखे, अब आप जब ड्रैग करेंगे माउस इधर उधर तो वो रोटेट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर कुछ शॉर्ट कीज की बात करेंगे जो शुरुआती टाइम पर बहुत ज्यादा यूजफुल है और काम की चीज है, तो आप यहाँ पर देखेंगे टू जूम द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जूम करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करते हैं, जेड प्रेस करेंगे, वो वाला ऑब्जेक्ट आपके उस स्क्रीन पर जिसपे आपने उसको एक्टिवेट रखा हुआ है कर्सर को। फॉर सिंगल व्यू पोर्ट एक्टिव, प्रेस ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। अगर आप किसी व्यू को एक ही व्यू पूरी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। और उसी चीज को अगर आप वापस से मिनिमाइज करना चाहते हैं, यानी कि चारों व्यू पोर्ट एक ही में देखना चाहते हैं, तो ऑल्ट प्लस डब्ल्यू अगेन करेंगे तो चारों व्यू पोर्ट मिनिमाइज हो जाएगा। अगर आप देखेंगे टू चेंज व्यू इन सिंगल व्यू पोर्ट, यानी कि अगर समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग कोई काम करते हैं ना, तो वो हमारी आदत हो जाती है कि ऑल्ट के साथ हमने इधर उधर प्रेस कर दिया या इधर उधर ड्रैग कर दिया, तो वो उस कंडीशन में आपका जो व्यू होता है वो चेंज हो जाता है, ऑर्थोग्राफिक मोड पे चला जाता है। तो हम उसको प्रेस टी करके टॉप को एक्टिवेट कर सकते हैं, और एफ प्रेस करके
फ्रंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, एल प्रेस करके लेफ्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं, पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा मटेरियल की बात करेंगे, तो जब हम लोग बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस पे कुछ ना कुछ कलर होके आता रहता है, और अगर आप उसी टाइम मटेरियल भी करना चाहते हैं तो एम प्रेस करेंगे, और वो एक पूरा चैप्टर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ये सिर्फ शॉर्टकट्स की बात हो रही है। और अगर हम स्केल की बात करेंगे तो प्रेस करेंगे आर, फॉर रोटेशन प्रेस करेंगे ई, और सिलेक्ट करके मूव करने की बात हो रही है अगर, तो हम प्रेस करेंगे डब्ल्यू। स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स में हम कुछ चीजों का यूज करते हैं और समझते हैं इसको कि कैसे क्रिएट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स में क्लिक करते हैं बॉक्स के ऊपर, और क्लिक करेंगे टॉप व्यू में, प्रेस करेंगे लेफ्ट बटन द ड्रैग सेकेंड पॉइंट, और उसकी आप हाइट दे देंगे। देन क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और डब्ल्यू जो अभी ऊपर की तरफ हमने देखा, उसको प्रेस करके मूव करेंगे। मॉडिफाई में जाएंगे और क्लिक करेंगे मॉडिफाई पर, और चेंज करेंगे इसका पैरामीटर। हम देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी चीज को क्रिएट करते हैं और उसको बनाना शुरू करते हैं। देखिएगा, मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। ये है हमारा पूरा GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें ब्रीफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अभी हम लोगों ने वहां पे देखा उसी के हिसाब से देखिएगा। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये टाइटल बार है आपका ऊपर की तरफ, जहां पर अनटाइटल्ड फर्स्ट में ही आ रहा है। उसके आगे आप देखेंगे ऑटोडेस्क है, 3ds मैक्स है, 2022 है। देखिए अनटाइटल्ड ना, जैसे कैड में अगर आप बात करेंगे तो कैड में जो बाय डिफॉल्ट यानी कि पहली फाइल आप खोलते हैं तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट नेम आता है वो आता है ड्राइंग 1 के नाम से, फिर ड्राइंग 2, ड्राइंग 3 ऐसे करके खुल के आता है। इसमें जो बाय डिफॉल्ट नेम आता है वो अनटाइटल्ड के नेम से आता है। और अगर आप इस फाइल को सेव कर देते हैं तो जो नाम देंगे वही वाला नाम यहाँ पे शो करेगा। अच्छा, आगे की तरफ आप देखेंगे ऑटोडेस्क इज ए कंपनी ऑफ दिस, जिसने इसको डेवलप किया है। 3ds मैक्स ये इसका नाम है, 3 डायमेंशनल स्टूडियो। मैक्स इज मैक्स, ये इसका फॉर्मेट भी है। और 2022 ये वर्जन है जो मैं अभी करंट में इस वाले सिस्टम में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, जो जिस साल का सॉफ्टवेयर होता है वो उस ईयर का वर्जन होता है, सिंपल। अच्छा, नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको मेन्यू बार मिलेगा, है ना, जैसे कैड वगैरह में भी होता है सेम ऐसे ही। तो अगर आप फाइल में, उसमें क्या होता है, एक टैब होता है जिसको आप रिबन कहते हैं। तो जब आप उस मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं तो नीचे की तरफ उस टैब में वो सारे कमांड शो करने लगते हैं, है ना। प्रेजेंटेशन जो होती है ना कमांड्स की, वो उसके अंदर होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। अगर आप फाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए लिस्ट वाइज चीजें आती हैं, किसी पर भी आप क्लिक कर रहे हैं तो लिस्ट वाइज चीजें आती हैं आपको। जैसी जैसी हमें जरूरत पड़ेगी आगे हम लोग सीखते रहेंगे कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे किसका कंट्रोल लिया जा सकता है ना, कैसे किस यूज किया जा सकता है। और मेन्यू बार के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका मेन मेन्यू हो जाएगा, जिसमें हम लोग स्नैप हो गया, एंगल स्नैप हो गया, और मूव हो गया या रोटेट हो गया, इन सारी चीजों का कंट्रोल लेते हैं नीचे की तरफ। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ चीजें आपको दिख रही हैं टूल्स के तौर पर। एक्चुअली हम वीरे भी पढ़ते हैं, जो वीरे फॉर मैक्स है वो प्लगइन है, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो इस तरीके से कुछ फंक्शन हमें देता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप कहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ही इंस्टॉल करके देगा तो यहाँ ऊपर की तरफ रख देगा, तो मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ से हटा के यहाँ लेफ्ट में अपना शिफ्ट करके रखा हुआ है। जब जरूरत पड़ेगी आगे हम वीरे की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो जो वीरे का यूज होगा हम यहाँ से उसको डील करेंगे, है ना। जो भी सर्विसेज रहेंगी सारी हम यहीं से डील करेंगे। अच्छा, राइट की तरफ अगर आप देखेंगे तो जो क्रिएशन पैनल है आपका, ये पूरा कमांड एक तरह से समझ सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट है प्रॉपर, जहां से हम कंट्रोल लेते हैं मैक्स के क्रिएशन का। अगर आप व्यूज की बात करेंगे तो 4 व्यूज आपको देखने को अभी ऐसे अगर आप देखेंगे तो ऐसे व्यू पूरा दिख रहा है, लेकिन इसमें 4 व्यूज हैं। देखिएगा, एक व्यू आपका ये है, और एक व्यू आपका ये है, और एक ये है, और एक ये है। आप अगर आप समझेंगे कि व्यूज को कैसे पहचाने कि कौन सा व्यू क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉलर बटन को आगे की तरफ कर रहा हूँ तो देखिए जूम इन हो रहा है, पीछे की तरफ कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है। और अगर मैं वही वाला बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आप इसको ऐसे ड्रैग कर रहे हैं, जो अभी जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यानी कि हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे ये इसकी बात हो रही है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये व्यू कैसे पहचाने हम क्या है, तो लेफ्ट अपर कॉर्नर आप देखिएगा तो यहाँ पर टॉप शो कर रहा है, यानी कि ये टॉप व्यू है।
जो स्टैंडर्ड मोड में चलता है वायर फ्रेम के साथ, यानी कि इसमें कोई भी चीज जो बनाएंगे वो ट्रांसपेरेंसी यानी कि वायर्स पर बेस्ड रहेगी, है ना। और उसको अगर आपको देखना होगा 3D मोड में तो हम इसको पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो यहाँ पर भी वायर फ्रेम है, अगर आप यहाँ पर आ पाएंगे तो आप देखेंगे फ्रंट जो है ये वाला आपका व्यू पोर्ट है, ये भी स्टैंडर्ड में चलेगा वायर फ्रेम के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट व्यू है जो स्टैंडर्ड के साथ चलेगा वायर फ्रेम में। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पर्सपेक्टिव व्यू है। पर्सपेक्टिव में यानी कि कोई भी चीज क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, उस चीज को आप यहाँ पर ना 3D फॉर्म में देख सकते हैं। जो पर्सपेक्टिव व्यू है वो स्टैंडर्ड के साथ चलेगा लेकिन डिफॉल्ट शेडिंग में। अगर आप अपर वर्जन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफॉल्ट शेडिंग में चलेगा। अगर कोई लोअर वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें अलग होता है कि आप उसको रियलिस्टिक पे देख रहे हैं, शेडेड पे देख रहे हैं, ऐसे करके देखा जाता है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे ना तो देखिए वो लिस्ट खुल के आती है जिसपे आपको देखना चाहते हैं। इसको भी वायर फ्रेम वगैरह पे देखना चाहते हैं तो वायर फ्रेम पे देख सकते हैं। फिलहाल हम इसको यूज करते हैं 3D के लिए, जो आपका 3D रियलिस्टिक मोड में शो करता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्रिएशन की तरफ। जो अभी हम लोग स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स की बात कर रहे थे कि हम उसको कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए जब आप मैक्स खोलते हैं, ये हमारा जीयूआई पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जब हम मैक्स को खोलते हैं, मैक्स को खोलने के बाद जो है आप ये देखेंगे यहाँ वाला जो क्रिएशन बार है, ये वाला पूरा पैनल एग्जैक्टली ऐसे आता ही है। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर ये है, ऐसे टच करके छोड़ना है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये है आपका क्रिएट। जैसे देखिए ये है मॉडिफाई, अभी मॉडिफाई का भी जिक्र हमने किया था। तो अब देखिए उस पर मैंने क्लिक किया तो ये कुछ और आने लगा। यहाँ पर आप टच करें तो आप देखेंगे ये क्रिएट है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट पे लग के आता है। उसके अंदर ये ज्योमेट्री का ऑप्शन है, ज्योमेट्री भी लग के आता है। और उसमें हम स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स के साथ पहला काम करते हैं। स्टैंडर्ड प्राइमिटिव्स में ये कुछ बेसिक शेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम चीजों को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें आगे आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे हम लोग। एक क्रिएशन में करके दे रहा हूँ, बॉक्स मुझे बनाना है तो मैं बॉक्स को कैसे बनाऊं, देखिएगा। आप बॉक्स पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं नीचे की तरफ इसके पैरामीटर्स खुल जाते हैं। अगर आप चाहें तो अभी इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चाह रहे हैं अभी तो आप पहले क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद भी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे मैं ग्रेविटी यानी कि टॉप आपका टॉप व्यू में कोई चीज बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, जैसे हम लोग कैड में रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं सेम वैसे ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है, जैसे आप देखें पहले मैंने फर्स्ट क्लिक किया, फर्स्ट क्लिक करने के बाद इसको होल्ड रखा है दबा के, बटन को छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने छोड़ दूंगा ना, देखेंगे अगर छोड़ दिया ये चला जाएगा, तुरंत तुरंत चला जाता है। तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया है और इसको होल्ड रखा है। ये पहला पॉइंट हो गया मेरा। अब जब मैं ड्रैग कर रहा हूं ना, जितना बड़ा मुझे बनाना है, आप पर्सपेक्टिव व्यू में देख सकते होंगे, जितना अभी मैंने प्रेस करके बटन को रखा हुआ, पहला क्लिक किया है, बटन को होल्ड रखा है वैसे दबा के लेफ्ट वाला बटन, और जितना बड़ा बनाना है मुझे वहां पे लाके आपने इसको ऐसे छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद अब आप इसको ऊपर की तरफ अगर कर रहे हैं माउस को, तो आप देखेंगे ये प्लस में, आप ग्रेविटी समझिएगा। पर्सपेक्टिव में देखिए वो जो ग्रिड दिख रही है ना, वो समझिए वो आपकी ग्रेविटी है। अगर आप कर्सर को ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो वैल्यू देखिएगा ये प्लस में जा रही है। यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो आप देखिए वैल्यू प्लस में जा रही है। और अगर मैं कर्सर नीचे की तरफ कर रहा हूँ तो देखिए जैसे ही वो जो ग्रिड है, ग्रिड के नीचे जाएगी वैल्यू ना, तो देखिए माइनस में जाने लगती है। यानी कि ऊपर वाला हाइट में चलेगा, नीचे वाला जो रहेगा वो डेप्थ में चलेगा। और कोई भी चीज अगर आप ग्रेविटी यानी कि टॉप पर गिरा रहे हैं तो वो ग्रेविटी पर ही गिरेगी। आपने ऐसे क्लिक किया, आप देखेंगे ये चीज क्रिएट हो गई। अच्छा, क्रिएट हो जाने के बाद अगर आप स्केप करते हैं, स्केप कर देंगे तो देखिए कमांड छूट गया, और यहाँ से आपका कर्सर भी नॉर्मल हो गया। लेकिन सिलेक्शन जो है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी भी बना हुआ है। अगर आप स्केप कर रहे हैं बार बार, एक बार दो बार तीन बार मैंने बहुत स्केप कर दिया लेकिन ये फिर भी नहीं छूट रहा है। ये छूटता कैसे है देखिएगा। अच्छा, पहले एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं फिर समझाने में आसानी होगी, देखिएगा। जैसे ना अगर मैं वापस से बॉक्स ले रहा हूँ, फर्स्ट क्लिक किया, होल्ड रखा, ड्रैग किया मैंने, ड्रैग करने के बाद छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद अब मैं इसकी हाइट दे रहा हूँ, हाइट दे दिया। आप देखिएगा ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड भी है, और कर्सर भी आप नोटिस करिए ये अभी एक्टिवेट है, और यहाँ से जो आपने टूल पिक किया हुआ है वो टूल भी एक्टिवेट है। देखिए अगर करंट टाइम पर ही अगर मैं दूसरा भी बनाना चाहूँ तो दूसरा भी बना सकता हूँ। अगेन आप देखेंगे वही चीजें सेम मोड में है, यानी कि कर्सर एक्टिवेट है। ये बॉक्स जो है
ये भी P4 रखा है। अच्छा, अगर मैं स्केप करूं इस जगह पर तो आप समझिएगा, कर्सर को नोटिस करिए और इसको आप नोटिस करेंगे। अगर मैंने स्केप किया तो आप देखेंगे ये नॉर्मल हो गया, कर्सर भी नॉर्मल हो गया, लेकिन सिलेक्शन अभी भी लगा हुआ है। अगर मैं स्केप कर रहा हूं तो देखिए अभी भी सिलेक्शन लगा हुआ है। सिलेक्शन से हटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैड में क्या होता है, जनरली हम लोग ऐसे स्केप प्रेस कर देते हैं तो हट जाता है, लेकिन इसमें नहीं हटता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये इससे छूट जाएगा, है ना। अब आते हैं इसके मॉडिफिकेशन पर, यानी कि मॉडिफाई। अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, क्योंकि जब मैंने बनाया तो ये पता नहीं कितने का बन रहा है, कैसा बन रहा है, मुझे कोई एक स्पेसिफिक नंबर है ना देना है, जो मेरी अपनी रिक्वायरमेंट्स में है। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे जो क्रिएशन पैनल है, क्रिएट बार है आपका, उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे मॉडिफाई का बटन है। अगर आप मॉडिफाई में जाते हैं, मॉडिफाई में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है ना पैरामीटर्स मिलेंगे। सबसे पहले ये लेंथ की बात करेगा। आप देखेंगे ये आपकी लेंथ है, अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे तो ये इसकी विड्थ है, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हाइट अगर आप देखेंगे तो ये इसकी हाइट है, कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखिएगा नीचे की तरफ, कि अगर लेंथ है तो लेंथ का सेगमेंट भी है, और विड्थ है तो विड्थ का सेगमेंट भी है, हाइट है तो हाइट का सेगमेंट भी है। ये जो चीज है यहाँ पर, ये क्या चीज होती है इसके ऊपर अभी डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम इस चीज को और समझ लेते हैं। जैसे देखिएगा, इसमें दो बटन है। अगर मैं ऊपर वाले पे प्रेस करता हूं तो वैल्यू प्लस में जाएगी, और अगर नीचे वाले को प्रेस करके होल्ड करके ड्रैग कर रहा हूं नीचे की तरफ तो वैल्यू देखिए माइनस में जाएगी। आप एक काम और भी कर सकते हैं इसमें, कि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई भी इस तरह से सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए, या इसी में कोई भी नंबर आपको देना है एग्जैक्टली वो नंबर असाइन कर सकते हैं। जैसे आपको 50 की वैल्यू चाहिए, आपने 50 वैल्यू दिया, एंटर मार दिया, आप देखेंगे डन हो जाएगा। आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, 50 वैल्यू दी, एंटर किया, 50 वैल्यू दी, एंटर किया। ये जो नंबर मैंने एक क्यूब बनाया है, आप देखेंगे ये ये देखिएगा, ये जो बन रहा है ये 50-50 का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखिए कि ये जो लेंथ का सेगमेंट या विड्थ का सेगमेंट या हाइट का सेगमेंट है, ये क्या है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे, मैं इसमें एक लगा हुआ है, अगर मैं इसमें वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, आप देखिएगा मैंने इसमें प्रेस किया, प्रेस किया, प्रेस किया, कुछ भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप वायर फ्रेम में देखिए, यहाँ पर तो ये शो करना शुरू कर देता है। अगर मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ अगेन, तो आप देखेंगे यहाँ पे नहीं शो करेगा, लेकिन इन सब जगहों पर जो वायर फ्रेम पर बेस्ड है चीजें, तो उसमें शो करना शुरू कर देता है। यहाँ पर आप देखिए ऐसे ही। अच्छा, अगर मुझे पर्सपेक्टिव व्यू में भी ऑब्जेक्ट के ऊपर शो करवाना है तो मैं क्या करूंगा, एक बटन होता है जिसको रियलिस्टिक प्लस वायर फ्रेम कहा जाता है। F4 ऊपर की तरफ, F1 से लेकर F12 तक का बटन है, उसमें F4 हम लोग यूज करेंगे। जब मैं F4 प्रेस कर रहा हूं, आप देखेंगे ये चीज उसके ऊपर शो कर जाएगी। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो व्हाइट कलर का शो करेगा, जो वायर है आपका। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है तब भी वो शो करेगा, जो कलर होगा उसी कलर में सिमिलैरिटीज रखते हुए थोड़ा सा डार्क कलर का शो करेगा। देखिए अगेन मैं प्रेस कर रहा हूँ F4 तो ये हाइड हो जाएगा, अगेन मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे ये शो करेगा। एक चीज और नोटिस करिएगा, जब ये डिफॉल्ट शेडिंग में रहता रहता है तो आप ये चीज देखिए डिफॉल्ट शेडिंग में शो कर रही है। अगर मैंने क्या किया, F4 प्रेस किया, F4 प्रेस करने के साथ जैसे ही इसके ऊपर आया तो एजिस फेसेस के नाम से आ जाता है ये। और जैसे वापस से आप इसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं तो आप देखेंगे वो चीज चली गई और वापस से ये डिफॉल्ट शेडिंग आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं व्यूज के ऊपर, जिसकी बात हम कर रहे थे अभी, है ना, कुछ कीज की बात। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा कि फॉर सिंगल व्यू पोर्ट एक्टिव, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ किसी एक व्यू को पूरी स्क्रीन में, यानी कि ये जो आपका वर्किंग है नॉर्मली हम लोग जिस तरह से कैड में यूज करते हैं ना वैसे ही यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उस व्यू पोर्ट को एक्टिवेट किया। अब अच्छा, एक्टिवेशन कैसे पता चलेगा, आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो किनारे किनारे की तरफ येलो कलर के बॉर्डर्स है ना, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, सब में देखिए कॉमनली येलो कलर के बॉर्डर्स आते हैं। तो जिसको हमें बड़ा करना होता है ना, उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद Alt+W करेंगे, आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पूरी स्क्रीन पर यही वाला रिपोर्ट शो कर रहा है। अब इसमें कुछ भी आपको प्रेस करना है, सॉरी सेलेक्ट करना है, काम करना है तो थोड़ा सा बड़े में दिखता है तो आसानी हो जाती है।
अच्छा, वापस से अगर इसको मुझे छोटा करना है, यानी कि ये मैक्सिमाइज हो गया, मिनिमाइज मोड में करना है, तो आप ऑल्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे तो आप देखेंगे मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पर वापस से आ रहे हैं, इसमें देखना है तो आपने ऑल्ट प्लस डब्ल्यू किया, ये बड़ा हो जाएगा। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू किया तो आप देखेंगे छोटा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम चाहते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को पूरी स्क्रीन में, ये जो कह रहे थे है ना, कि टू जूम द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप चेक कर जूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है सिलेक्ट करिए। अगर आप जेड प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर वही फुल टू स्क्रीन शो करने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यही है। अच्छा, एक चीज और नोटिस करिएगा, जब मैं इस पर काम करता हूं ना, तो ये सिर्फ इसी पर होता है। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, जेड प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए सिर्फ वही आ रहा है, तो इसी में सिर्फ हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। और अगर मैं इसमें कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इसमें हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। और अगर मैं इसको वापस से नॉर्मल करना चाहता हूँ तो जो स्क्रॉलर बटन है ना, उसी से नॉर्मल करूंगा। यानी कि मैंने स्क्रीन में क्लिक किया, सिलेक्शन छूट गया, अब मैंने पीछे किया, पीछे किया, पीछे किया, पीछे किया, है ना। अब आगे करना चाहता हूँ, स्क्रॉलर बटन से भी हम देखिए बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। अगर हमें छोटा करना है तो सेम कंडीशन, छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। देखिए कैट में जिस तरीके से हम लोगों ने किया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही हम कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, देखिए, है ना। अगर आप आगे की तरफ करते हैं स्क्रॉल, तो ये देखिए जूम इन की तरफ जा रहा है, ये जूम आउट की तरफ जा रहा है। और ये जो पेन का सब्जेक्ट है, देखिए होता क्या है, अगर आपने ऐसे किया, अब क्या हुआ, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना राइट वाला, वो आधा छुप गया। हमने क्या किया, प्रेस किया बटन को और इसको, अच्छा जो हम टैब की बात कर रहे थे, तो देखिए जूम हमने किया जब ऑब्जेक्ट को, तो ये जूम हुआ तो ये आया, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मेरा सारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो सारा स्क्रीन पर आए। तो ये देखिए कर्सर आपका नॉर्मल है, अगर आप स्क्रॉलर बटन को प्रेस करते हैं और उसको होल्ड रखेंगे, होल्ड करके जब आप ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए पैन हो जाता है। तो अब आप देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, ये भी स्क्रीन पर आने लगा। आप छोटा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, जितने पे आपको शो करवाना है वो आप शो करवा सकते हैं। एक बटन आपका इसमें और हमने डिस्कस किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे कि अगर हम प्रेस ऑल्ट कर रहे हैं और स्क्रॉलर बटन प्रेस कर रहे हैं तो उसका 3D रोटेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं देखना चाहता हूँ जो मेरा फ्रंटल है हिस्सा, इसके पीछे वाला हिस्सा, तो मैंने क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया और होल्ड रखा, और ये जो बटन है स्क्रॉलर वाला उसको प्रेस किया और इसको प्रेस किया, दोनों को एट द सेम टाइम। पहले ऑल्ट को प्रेस करिए, होल्ड रखिए, स्क्रॉलर बटन को प्रेस करिए और उसको भी होल्ड रखिए, और माउस को आप ना ड्रैग करिए। देखिए जिस भी तरफ से आपको देखना है, मुझे पीछे वाला हिस्सा देखना है, मैं पीछे वाला हिस्सा देख सकता हूँ। इधर से आप देखना चाहते हैं, नीचे से आप देखना चाहते हैं, है ना, किसी भी तरफ से आप देखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, आप देखेंगे एग्जैक्टली ये देखिए, है ना, किसी भी तरफ से आप देख रहे हैं वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। आप जूम करेंगे और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी देखना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करिए, जेड प्रेस कर दीजिए, जिसका डिस्कस अभी हमने किया था, और आप इसी को सिर्फ देखिए, ऐसे करके घुमाइए इसी को, आप देखेंगे नीचे की तरफ, आप देखेंगे ऊपर की तरफ, जिस भी तरफ आप देखना चाहते हैं आप एग्जैक्टली उसी ऑब्जेक्ट पर कर्सर रखते हुए और ऑल्ट और स्क्रॉलर बटन प्रेस करके रोटेट करके देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इसमें कि जो व्यू पोर्ट जो है सिंगल व्यू पोर्ट होता है, अगर उसको सेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए टी फॉर टॉप, एफ फॉर फ्रंट, एल फॉर लेफ्ट, पी फॉर पर्सपेक्टिव। देखिएगा होता क्या है जनरली, जैसे ये बाय डिफॉल्ट तो एक्टिवेट होके आता है कि आपका ये टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, लेफ्ट व्यू है और पर्सपेक्टिव व्यू है। लेकिन कई दफा हमारी, आप जैसे अभी हमने जो ऑल्ट और स्क्रॉल बटन को रोटेट किया था ना जिससे, तो जनरली ऐसा हो जाता है, कई दफा हमारी थोड़ी सी आदत बन जाती है, तो हम अगर ऑल्ट प्रेस करके और स्क्रॉलर बटन को प्रेस करके इस वाले व्यू में कर दें तो क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए टॉप शो कर रहा है, जैसे ही मैंने इसको घुमाया आप देखेंगे ये ऑर्थोग्राफिक मोड पे चला गया। अब ये ऑर्थोग्राफिक मोड पे चला गया तो ये पर्सपेक्टिव जैसा बिहेव नहीं करेगा, इसको टॉप से ही होना चाहिए था, तभी तो मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा ना कि टॉप में कौन सी चीज कहां पर दिख रही है, कैसी दिख रही है, कितनी बड़ी दिख रही है। और अगर आप इसको भी देखेंगे फ्रंट में, अगर ये भी बिगड़ गया पूरा व्यू, ये भी पूरा व्यू बिगड़ गया, है ना, ये तो खैर बिगड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये होता ही है इसी एक्टिवेशन पर कि पर्सपेक्टिव में रहेगा। अगर आप इसको कभी इत्तेफाक से यहाँ पर देखिए ये टी है मेरा ना, तो अगर मैं टॉप वाला व्यू आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको वहां पर टी प्रेस करना है, जैसे ही मैं टी प्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे टॉप में आ जाएगा। इन केस इत्तेफाक है ऐसा कि आपने यहाँ पर भी टी प्रेस कर दिया या एफ प्रेस कर दिया कुछ भी, तो आप देखेंगे चेंज हो जाएगा, लेकिन ये शेडेड में ही रहेगा क्योंकि आपने इसको शेडेड रखा हुआ है, और यहाँ पर वायर फ्रेम पर था तो ये वायर फ्रेम पर रहेगा, लेकिन हो जाएगा जरूर टॉप में।
तो इसको भी अगर प्रेस सही करना है तो आप पी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पर्सपेक्टिव मोड में चला जाएगा। आप इसको घुमा के देख सकते हैं। और ये है आपका फ्रंट व्यू, तो आप फ्रंट पे जा रहे हैं। ये है आपका लेफ्ट व्यू, तो आप यहाँ पर लेफ्ट में जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लेते हैं कि मटेरियल ओपन करना है और मटेरियल में कैसे काम करना है, क्या काम करना है, वो एक पूरा चैप्टर है, उसको आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्टकट पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं उसको कैसे काम में लेना है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर कोई भी कलर आया हुआ है बाय डिफॉल्ट, जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका एक बाय डिफॉल्ट नेम होता है। जैसे पहला बॉक्स मैंने क्रिएट किया था, तो पहला देखिए क्या है, बॉक्स 0001। इसको अगर मैं ले रहा हूँ तो ये 2 है, इसको मैं ले रहा हूँ ये 3 है, ये तीसरी बार मैं क्रिएट किया था। लेकिन कॉमन फैक्टर पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ये बॉक्स ही शो कर रहा है। तो आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं आपने डाल दिया ABCD, कुछ भी नाम दे दिया आपने। आपने दे दिया 1 2 3 4, कुछ भी आप नाम देना चाहें। और जो आप कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि कुछ बना रहे हैं इसका, तो उस तरह का भी कुछ नाम देना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं। और ये जो है इसका बेसिक कलर होता है, यानी कि बेस कलर होता है। इसकी लाइंस वगैरह जो दिखेंगी ना वायर फ्रेम में, वो सारी चीजें जो है, जो भी कलर आप यहाँ से चॉइस करेंगे उस कलर में रहेंगे। जैसे मैंने मान लेते हैं ये कोई कलर चॉइस कर लिया और आपने इसको कर दिया ओके, आप देखेंगे यहाँ पर चेंज हुआ और इसके ऊपर भी चेंज हो जाएगा। बाकी ये नीचे वाली पूरी चीज तो आपको पता है। अच्छा, ये जो चीज है अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अब उसी कलर में हो गया। अब जो मटेरियल का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो हमने एम प्रेस किया अगर, तो एम प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन में विंडो आती है। अब इस स्क्रीन में अब आप देखेंगे इस स्क्रीन में ये स्लॉट सारे खुल गए हैं। आप किसी भी स्लॉट को पकड़िए, उस स्लॉट को पकड़ने के बाद यहाँ पर डिफ्यूज का बटन होता है। हम यहाँ से मटेरियल पे क्लिक करते हैं। कोई भी जो मटेरियल हमें चाहिए होता है, जिस भी तरह का कोई कलर बनाना होता है, वो कलर हम बनाते हैं। वो कलर बना लेने के बाद देखिए व्हाइट कलर हो गया, हमने ओके किया। और इसके ऊपर जो है यही वाला कलर सीधा हम अप्लाई कर देते हैं, है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं और आप सिलेक्ट करके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा मटेरियल, ये पूरा चैप्टर है। आने वाली क्लासेस में हम लोग इसको देखेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हम मूव करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं या स्केल करना चाहते हैं, इन तीनों चीजों पर। तो अगर मैं मूव करने की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अच्छा एक चीज और है कि इसमें ये जो वायर्स आ रहे हैं, अगर आपको इससे दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, सिलेक्ट करके मॉडिफाई में जाइए। ये जो है आपका सेगमेंट, आप इसको हटा दीजिए। आप देखेंगे ये फ्रेश हो जाएगा। किनारे किनारे की तरफ वही वाले जो कॉर्नर्स वाले सेगमेंट्स रहेंगे वही शो करेंगे बस। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा इसको, ये चारों में मैं दिखा के करता हूँ सारे व्यूज में, तब ज्यादा समझ में आएगा, अंडरस्टैंड होगा। ये देखिएगा, अगर ये है मेरा ऑब्जेक्ट, है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसमें देखिएगा जैसे हम कैड में पढ़ते हैं ऑटो मोड ऑन या ऑटो मोड ऑफ वाली बात, वो ये चीज यहाँ पे नहीं मिलेगी। हमने क्या किया है, जो कर्सर है, वो कर्सर अगर आप यहाँ पे नोटिस करिए तो इस वाले गिज्मो, इसको गिज्मो कहते हैं, सिलेक्शन के ऊपर जो आता है, ये जो है ये एक्स शो कर रहा है और ये जो है ये वाई शो कर रहा है। तो एक्स कहाँ तक काम करेगा, आप देखिए जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के इतना पार्ट जो है इसके, ए इतना है ना, ये जो पार्ट है सीधी लाइन का, ये एक्स का हो जाएगा। और ये जो पार्ट है ये वाई का हो जाएगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं इस वाली जगह से, तो ये जब मूव करेगा, देखिएगा इधर उधर मैं पकड़ रहा हूँ, लेफ्ट वाले बटन से क्लिक करके होल्ड रखा हुआ है और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। जब भी मैं इधर उधर ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देखेंगे अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ तो देखिए ये ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि ये ऑर्थो मोड ऑन जैसा वर्क कर रहा है। एक्स एक्सिस पर देखिए इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जाने के लेफ्ट और राइट में किसी भी तरफ लेके जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे यहां से मैं वही वाली सीधी लाइन वाई एक्सिस पे पकड़ रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे पकड़ा और मैं इसको ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ, आप देखेंगे ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ, इस बार मैं एक्स में कर रहा हूँ, इधर उधर, तो देखिए इधर नहीं जा रहा है। यानी कि ये जब वाई में चलेगा तो ऑटो मोड ऑन करके चलेगा, अगर आपने सीधी जगह, जो सीधी लाइन आपकी दिख रही है ना गिज्मो की, अगर उस जगह पे पकड़ा हुआ है तो। अच्छा, दूसरा जो है, ये जो है आपका पॉइंट सेंटर में जो क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज और नोटिस करिए, अगर कर्सर बाहर है तो ये ऐसे नॉर्मल है, अगर कर्सर आप अंदर भी कर देंगे ना तब भी ये ऐसे ही शो करेगा, यानी कि वर्किंग मोड में एक्टिवेट नहीं हुआ। जब आप इसकी एजेस को टच करेंगे ना तब ये शो करेगा। तो अब ये जब फिल होके आ जाएगा ना येलो कलर, तब समझ लीजिए आप ऑर्थो मोड ऑफ वाली जगह पर हैं।
अब आप ऑब्जेक्ट को पकड़ के आप 360 किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। आप देखेंगे, है ना। आप देखिए इस टाइम देखिए मैं एक्स पे कर रहा हूँ तो एक्स पर भी एक्टिविटी हो रही है, वाई पर कर रहा हूँ वाई पर भी हो रही है ना, ऐसे करके। अब जेड एक्सिस पर यानी कि हाइट पर इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि हम हाइट पर नहीं है, अभी टॉप वाले व्यू में है। तो आप इसको सिर्फ सरफेस के अकॉर्डिंग इधर उधर कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की हाइट पर भी अप डाउन करना है तो आप यहां से जाएंगे फ्रंट से या लेफ्ट से, किसी भी जगह से जब जाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो वाई वाला एक्सिस है ना जेड का, इसके ऊपर आप लेके जाइए तो आप देखेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में आप नोटिस करिए, देखिए आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, आप नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका मूव, है ना। अच्छा अब देखें कि अगर मैं स्केल का टूल अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा। आप यहाँ पर नोटिस करिएगा, अभी कर्सर पर सॉरी अभी ऑब्जेक्ट पर जो गिज्मो है वो इस तरह का शो कर रहा है। अगर मैंने आर प्रेस किया, इसकी शॉर्टकट होती है आर, है ना। आप देखेंगे इसकी शॉर्टकट है आर। अगर मैं आर प्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे जैसे ही प्रेस किया इस तरह का गिज्मो शो करता है। अब इसमें कैसे समझेंगे कि हमारा एक्सिस टू एक्सिस कैसे काम करेगा और सेंटर कैसे, सेंटर से क्या काम करेगा और दोनों एक्सिस पे एक साथ काम करना है तो वो कैसे काम करेगा। देखिए अगर आप एक्सिस के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं तो आप देखिए ये सेंटर में फीलिंग नहीं आ रही है विदाउट सिलेक्शन पर, एक ये और एक ये दो पार्ट है सेंटर में। और इसके बाहर अगर आप देखेंगे इतना पार्ट जो है ना जो सीधी लाइन का है, ये है आपका एक्स, यानी कि सीधी एक एक्सिस पर, यानी कि एक्स पर काम कर रहे हैं तो एक्स पर और वाई पर काम कर रहे हैं तो वाई पर जो भी स्ट्रेचिंग होगी, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे वो उसी पर होगा। जैसे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है, अगर मैंने एक्स को पकड़ा और मैं स्ट्रेच कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये देखिए एक्स में स्ट्रेच हो रहा है। और अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे ये देखिए, है ना, छोटा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं जैसा भी आप कर रहे हैं वो एक्स पर ही हो रहा है। वाई पर देखिए मैं कर रहा हूं तो वाई पर कुछ नहीं हो रहा है ना, ऐसे करके। अगर मैंने इसको वाई से किया तो आप देखेंगे वाई पर हो रहा है, एक्स पे नहीं हो रहा है, देखिए इधर उधर कर रहा हूं नहीं हो रहा है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं देखिए। अच्छा एक चीज और नोटिस करिएगा इस वाली जगह पर या इस वाली जगह पर, जब भी मैं एक्स पे काम कर रहा हूं तो देखिए एक्स पे सिर्फ काम हो रहा है, हाइट में कोई काम नहीं हो रहा है। और वाई पर मैं काम कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे वाई पर काम कर रहा हूं तो आप देखेंगे वाई पर काम हो रहा है लेकिन हाइट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसमें तीसरा पॉइंट जो रहेगा ना, ये जो आउटर वाला, ये देखिए, है ना, दोनों लाइन के बीच का जो फिलिंग वाला हिस्सा है, अगर आप ऑब्जेक्ट इस पे टच कर रहे हैं, अब अगर आप ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखिएगा इस बार दोनों एक्सिस जो भी पोजीशन थी प्रोपोर्शनेट वे में आप देखेंगे, देखिए दोनों एक्सिस पे काम हो रहा है। अगेन आप एक चीज नोटिस करिए कि हाइट में कोई भी काम नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आप एक्स पर सॉरी वाई पर एक्स पर या दोनों एक्सिस में एक्स वाई दोनों पर एक साथ काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हाइट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। अगर आप करना चाहते ही हैं हाइट में चेंज तो आपको यहाँ से या यहाँ से आना पड़ेगा और आप इसको पकड़ेंगे, फिर आप एक पर्टिकुलर, है ना, ये देखिएगा आप ऊपर के ऑब्जेक्ट में आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो प्लस में जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, कम होती रही है, बढ़ती रही है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि इसका जो चौथा हिस्सा है, यानी कि एक्स हो गया वाई हो गया और ये सेंटर वाला एक्स वाई दोनों हो गया, अगर आप यहाँ पे टच कर रहे हैं तो आप देखिए कर्सर को नोटिस करिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये कॉमन शो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर तो टच करते हैं ना तो देखिए फिल होके आ जाता है कर्सर। इस कंडीशन में अगर आप पकड़ के आप ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप देखिए एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में एक साथ ये स्केल कर रहा है, ये देखिए, है ना, तीनों एक्सिस में एक साथ स्केल कर रहा है, बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं। अच्छा अब अगर आप देखेंगे कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे बड़ा कर दूं, फॉर एग्जांपल ऐसे बड़ा कर रखा है, तब भी अगर मैं करूंगा ना तो देखिए जो इस वक्त जिस कंडीशन में है ऑब्जेक्ट, अगर आपने यहां से पकड़ा तो ये प्रोपोर्शनेट वे में वहीं से जितना बड़ा था वहीं से ये बड़ा कर रहा है तो बड़ा कर रहा है और छोटा कर रहा है तो छोटा कर रहा है, देखिए बड़ा कर रहा है बड़ा कर रहा है छोटा कर रहा है छोटा कर रहा है, आपने छोड़ दिया तो आप देखेंगे वो उसी कंडीशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एम आर और डब्ल्यू। और अब हम ई की तरफ आते हैं, आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने का सेंस क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे रखा हुआ है ना। अब मैं चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाए तो आपने क्या किया, देखिए ई प्रेस किया। ई प्रेस करने के बाद आप देखेंगे ये देखिए, है ना, सर्कुलर पैटर्न में दो सर्किल आपको आउटर पे दिखते हैं और एक यहाँ पर एक लाइन दिख रही है,
रेड की और एक लाइन दिख रही है ग्रीन की। तो अगर आपको काम करना है उस व्यू में रहिए, उस व्यू में रहते हुए दो सर्किल को फॉलो करना होता है, एक आउटर को या एक ये जो इनर वाला है, इन दोनों को। अगर आपने कर्सर बीच में रखा रोटेशन होने को होगा, लेकिन ये अजीब कंडीशन में होगा जो आपके सरफेस पे नहीं रहेगा। जैसे समझिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, नोटिस करिए, जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है और जो आपकी रेड वाली लाइन दिख रही है, अगर आप ग्रीन को नोटिस करिए तो इसमें सर्किल कहाँ पे बन रहा है, ये वाला। यानी कि फ्रंटल हिस्सा जो रहेगा उस पे वर्क करेगा यहाँ से। और ये जो रेड वाली चीज शो कर रही है वो आप यहाँ पे खड़े हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के, तो ये देखिए, ये रेड वाली लाइन शो कर रही है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए, ये ग्रेविटी पर जो है ये येलो वाला है, और ये आपका रेड है जो आपके लेफ्ट की तरफ है। आपका फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो ग्रीन वाला है। आपको क्या करना है, आप ऑब्जेक्ट यहाँ से पकड़ते हैं आउटर से। अगर आप आउटर से पकड़ के कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो आप देखेंगे सरफेस पे रोटेट हो रहा है ऑब्जेक्ट इधर उधर किसी भी तरफ, है ना। और अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ, फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क है बस। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहे हैं तो आप देखेंगे इधर मैं लेके जा रहा हूँ या इधर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एंगल शो करता है ना, ये देखिए एंगल शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ तो रोटेट तो होगा, लेकिन एंगल शो नहीं करेगा। आगे हम समझेंगे कि अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर काम करना हो तो उसको किसके साथ किया जाता है नेक्स्ट वाली क्लासेस में, ठीक है। हमने क्या किया, कंट्रोल जेड करके देखिए बैक कर लिया हमने, है ना, सीधा कर लिया इस तरह से। अगर कंट्रोल वाई करना है तो आप देखेंगे उसी तरीके से वो उसी पोजीशन पे चला जाएगा जो लास्ट आपका पॉइंट था। अगर आप बैक कर रहे हैं तो जहां तक आपको बैक करना है, यानी कि स्टेप बैक करना है, वहां तक आपने स्टेप बैक कर लिया। अच्छा, अब हम लेने जा रहे हैं सिलेक्शन मेट। सिलेक्शन मेट में हम क्या क्या सिलेक्ट करते हैं और कैसे कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैड के हिसाब से इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, और किस हिसाब से इसके साथ सिलेक्शन का डील किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले जो है इसमें जो मेथड है वो पिक पॉइंट का मेथड है, और उसके बाद विंडो और क्रॉसिंग विंडो, है ना। जैसे उसमें आप देखेंगे कैड में तो क्रॉसिंग विंडो एक होता है और एक विंडो क्रॉस होता है। इसमें भी वही चीज है, लेकिन कैसे वर्क होती है उसको समझते हैं। उसके बाद सिलेक्ट बाय कंट्रोल के साथ क्या हो सकता है, और प्रेस अगर आप ऑल्ट कर रहे हैं तो उसके साथ अनसिलेक्ट का कैसे यूज है उसको समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जो है ना, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, है ना, दो तीन ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, मैं पास में कर लेता हूँ इसको। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जस्ट लाइक के अगर मुझे पहला पॉइंट करना है, पिक पॉइंट मेथड जिसको आप कहेंगे, पिक पॉइंट मेथड के लिए कैड की तरह एग्जैक्टली है कि आप इस ऑब्जेक्ट में देखिएगा, कर्सर को आप एक बार नोटिस कर लीजिए, कर्सर नॉर्मल है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट के लाइन पर टच कर रहे हैं, किसी भी तरफ लाइन पर टच कर रहे हैं, तब तो ये सिलेक्शन मोड में एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन अगर यही वाला कर्सर ऑब्जेक्ट के अंदर भी लेके चले जाएंगे ना, तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर आप वायर फ्रेम पे काम कर रहे हैं यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, अगर आप ऑब्जेक्ट की लाइंस को यानी कि एजेस को टच कर रहे हैं, तब तो ये सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जस्ट लाइक कि आपने इस पे क्लिक किया, आप देखेंगे ये लाइन सिलेक्ट हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट हो गया। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम पर सिलेक्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो आप ऑब्जेक्ट पर कहीं पर रखिए, ऐसे पूरे ऑब्जेक्ट पर कहीं पर भी रखिए, क्लिक करिए सिलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करिए सिलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करिए सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात ये कहता है कि सिलेक्ट बाय कंट्रोल। हो क्या रहा है ना, जैसे देखिए कैड में जब हम लोग करते हैं, तो अगर मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं कोई दूसरा सिलेक्शन लेता हूं, जैसे मैंने मान लेते हैं ये लिया, तो कैड में क्या होता है, ये भी सिलेक्ट रहता है और ये भी, यानी कि एट द सेम टाइम वो ऐड करके हुए चलता है। लेकिन अगर हम मैक्स में बात करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट अगर आपका सिलेक्ट है और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो जैसे ही दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो पहला छूट जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर चुके हुए होते हैं, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और उसको होल्ड रखेंगे, और वापस से आप दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट रहेंगे। और अगर उसके बाद भी अगर आपको सिलेक्ट रखना है, तो आप उसके बाद भी इस तरह से सिलेक्ट रख सकते हैं। यानी कि वन बाई वन सिलेक्ट करना है और बीच में किसी को नहीं सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके होल्ड रखेंगे, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे डिलीट अगर मैं कर रहा हूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट था और ये दोनों ऑब्जेक्ट डिलीट भी हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि सिलेक्शन में
जो हमारा विंडो क्रॉस या क्रॉसिंग विंडो वाला मेथड है वो कैसे वर्क करेगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी आप पिक कर रहे थे तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा था, मैं चाहता हूं कि ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाए, दो ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो जाए, तो हमने क्या किया, ऐसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद होल्ड रखेंगे। कैड में क्या होता है कि आप क्लिक करने के बाद बटन को छोड़ देते हैं, उसके बाद ड्रैग करके लेके जाते हैं, आप क्लिक करते हैं दूसरा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। आप जब ऐसे क्लिक करेंगे, इसको होल्ड रखेंगे, दबा के रखेंगे बटन, और जब आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे जो सिलेक्शन बन के आ रहा है, इसमें आप एक चीज नोटिस करिए, ग्रीन कलर का या लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ ब्लू कलर का, कोई भी सिलेक्शन बन के नहीं आता। कैड में जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्रीन कलर का सिलेक्शन आता है, और लेफ्ट से राइट की तरफ जब लेके जाते हैं तो ब्लू कलर का सिलेक्शन आता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं आता है, इसमें सिर्फ जो है डॉटेड, ये देखिएगा डैश वाला सिलेक्शन बन के आता है। अगर आपने ऐसे क्लिक किया, होल्ड रखा है और ऐसे ड्रैग कर रहे हैं, तो आप देखेंगे इस वाले सिलेक्शन के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, अब वो चाहे प्रॉपर पूरे पूरे सिलेक्ट हो या थोड़े थोड़े टच भी हो रहे हैं, जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे तीन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तब भी आप देखेंगे ऐसे मैंने छोड़ा तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो सिलेक्शन पर है, आगे जब हम लोग सिलेक्शन पढ़ेंगे ना तो उसमें भी ऐसा होता है कि कितने ऑब्जेक्ट को कब सिलेक्ट करना है। जैसे विंडो क्रॉस और क्रॉसिंग विंडो में छोटे बड़े ऑब्जेक्ट्स का क्या सिलेक्शन कैसे डील किया जाता है, वो आगे वाली क्लासेस में हम लोग समझेंगे। दोनों में एक ही जैसा सिलेक्ट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें, तो है हमारा ऑल्ट के साथ अनसिलेक्ट करने का। जिस तरह से हम लोगों ने सिलेक्शन बनाया था ना, तो एक को सिलेक्ट कर रहे हैं और अगर आप कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं तो एक से ज्यादा ऐड होता जा रहा है। इसी तरीके से अगर आपने कई सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखे हैं तो इसमें से किसी को अनसिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ऑल्ट प्रेस करेंगे, होल्ड रखेंगे। होल्ड रखने के बाद आप जब ड्रैग करेंगे ऐसे करके, तब आप मतलब उसी पर ड्रैग करके सिलेक्ट करिए या पिक करके सिलेक्ट करिए, तब आप देखेंगे तुरंत ये ऑब्जेक्ट जो है अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए सिर्फ दो ऑब्जेक्ट है, अगर आप डिलीट भी करेंगे तो देखिए वो वाला ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं हो रहा है, वही वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है जो सिलेक्ट है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा, अगर आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रखा है, सिलेक्ट होने के बाद अगर आपने ऑल्ट प्रेस किया, होल्ड रखा, वापस से आप क्या करेंगे, उसी तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे जिस ऑब्जेक्ट को अनसिलेक्ट करना है। तो आपने अनसिलेक्ट किया तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट, अनसिलेक्ट किया ये ऑब्जेक्ट, देखिए एग्जैक्टली उसी तरीके से सिलेक्शन बनाया। अब वो चाहे सिलेक्शन आप ड्रैग करके बना रहे हैं या ऐसे पिक करके बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट अनसिलेक्ट हो जाएगा। यू कैन सी कि आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट था, मैंने ऐसे इस पर ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट किया ऑल्ट के साथ, तो आप देखेंगे इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं पिक करके भी कर रहा हूँ तो आप देखेंगे अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब आपका एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, आपने सिलेक्ट किया और डिलीट मारा तो आप देखेंगे सीधा डिलीट हो जा रहा है। ये हो गया हमारा सिलेक्शन में। अच्छा, अब हम नेक्स्ट लेने जा रहे हैं यूनिट सेटअप, जिसमें यूनिट सेटअप करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कस्टमाइज मेन्यू बार में, और उसके बाद वहां पर आपको यूनिट सेटअप का बटन मिलेगा और उसके साथ आप डील कर सकते हैं। देखिएगा कैसे करना है आपको। ऊपर की तरफ जो मेन्यू बार है आपका, है ना, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज का एक मेन्यू मिलेगा। इस कस्टमाइज मेन्यू पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे से आप देखेंगे थर्ड नंबर पर आपको यूनिट सेटअप का बटन मिलेगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट सेटअप हमको मिलेगा। जैसे हम मैट्रिक यूनिट के साथ जाते हैं या यूएस स्टैंडर्ड के साथ जाते हैं, कुछ कस्टम करके बनाना है वो भी बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जो लग के आता है वो जेनरिक यूनिट पे लग के आता है, जो इंटरनेशनल सिलेक्शन लगा हुआ रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो हम डील करते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे हमने अभी शुरुआत में 50-50 का क्यूब बनाया था, है ना, तो वो क्या है, वो एक जेनरिक नंबर्स है बेसिकली। अभी वो किसी वैल्यू में नहीं है, मतलब वैल्यू का मतलब जैसे किसी इस तरह के यूनिट्स में नहीं है। जैसे मैट्रिक के साथ जब हम जाते हैं तो हम सिलेक्शन बना सकते हैं कि मीटर्स का या मिलीमीटर्स का या सेंटीमीटर किस में काम करना है, उस तरीके का यूनिट सेटअप बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फीट इंचेस में कैसे डील करना है, कि फीट का, इंच का, ये सब बना सकते हैं। यहाँ पर जो लग के आता है ये वाला जो है, ये नंबर होता है बेसिकली। अभी जो हम सीख रहे हैं वो नंबर ही सीख रहे हैं। आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिट सेटअप का पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास है यूनिट सेटअप से शुरू करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्लास का प्रोग्राम होगा। अभी के लिए इस वाली क्लास में इतना रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर आगे का शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।